Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है और अब इसे आसान भाषा में समझने और समझाने के लिए दी लेलन टॉपिक सीरीज चला रहा है 24 का बजट। इसमें हम बजट का इतिहास, बजट से जुड़े जो भी वर्ड्स हैं उसको आसान भाषा में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरव्यू की सीरीज़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो हमें टैक्स से जुड़े जितने भी हमारे मन में सवाल है, आपके मन में सवाल हो सकते हैं, उसे आसान भाषा में समझाएंगी। गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, यहाँ स्टूडियो तक आने के लिए। पहला सवाल तो मतलब मैं अपने ही फ़ायदे का कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं जिनको उम्मीद सिर्फ इसी बात की रहती है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाए, उसमें कुछ उनके फ़ायदे के लिए हो जाए। आपका इसको लेकर क्या इन्फॉर्म प्रेडिक्शन है? तो देखिए सोनल, हम अगर बात करें इनकम टैक्स स्लैब की, तो ये इंटरिम बजट है। मेरे हिसाब से आइडियली इंटरिम बजट में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि हम पिछला बजट देखें जो 2019 का इंटरिम बजट था, उसमें पीयूष गोयल जी ने कुछ बड़े चेंजेस किए थे, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया था, 87A की रिबेट को बढ़ाया था, उसको 5 लाख कर दिया गया था। उस टाइम पे सारे चैनल्स ने बोला 5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट हो गई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हालांकि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं थी, लेकिन रिबेट थी 87A की। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव था जो इंटरिम बजट में किया गया था। लेकिन आइडियली इंटरिम बजट में कोई बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, और अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा भी कि इस बजट में कोई बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो हम बात करें स्लैब रेट के चेंजेस की, तो इस बजट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंज स्लैब रेट को लेके होगा। ऑलरेडी पिछले साल न्यू रिजीम को बहुत अच्छा कर दिया गया था, बहुत अच्छे रैशनलाइजेशन की गई थी स्लैब रेट्स को लेके। तो अगर कोई चेंज होना भी होगा तो हम फाइनल बजट में वो चेंज देख सकते हैं। इस बजट में मे बी कोई प्रोसीजरल चेंज, कोई ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को लेके अगर कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई उसमें बदलाव हो सकता है। बट स्लैब रेट्स को लेके मुझे नहीं लगता इंटरिम बजट में कोई चेंज होगा। अच्छा, आपने अभी न्यू टैक्स रिजीम की बात की, इसी से ही मुझे सवाल आया कि भारत शायद इकलौता ऐसा देश है ना जहाँ पर टैक्स पेयर्स 2 तरह से टैक्स पे कर सकते हैं, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत भी और न्यू टैक्स रिजीम के तहत। तो क्या इसमें कोई चेंज या इसके स्लैब रेट में कोई बदलाव की आपको उम्मीद है? या बिल्कुल, इसमें मुझे बहुत उम्मीदें हैं। जो न्यू और ओल्ड रिजीम है उसको लेके मेरा मानना ये है कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि सिर्फ एक ही रिजीम रखी जाए। 2 डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है टैक्स पेयर्स के मन में। जो ओल्ड रिजीम है उसमें बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं और आपका टैक्स पहले ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही कैलकुलेट होता था। अब हम न्यू रिजीम की बात करें, न्यू रिजीम लेके आए कि जो आपका न्यू रिजीम है उसमें रेट कम कर दिया लेकिन कोई डिडक्शन नहीं दी। तो उसमें सरकार चाहती है कि थोड़ा सा इजी बना दिया जाए इनकम टैक्स को, जिसको लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2 रिजीम आने की वजह से लोग और ज़्यादा उलझ गए। अब लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करें ना करें, कौन सी रिजीम में जाएं। आखिरी मिनट तक उनको ये नहीं समझ आता कि उनको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू में जाना है। आप मानेंगे कि ज़्यादातर लोग जो भी सैलरीड हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनको इस चीज़ में कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है जो सरकार है वो ओल्ड रिजीम को ख़त्म कर देगी आने वाले सालों में या इस साल में, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अल्टीमेटली जो ओल्ड रिजीम है वो ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ न्यू रिजीम रह जाएगी। तो इंटरिम बजट में मुझे नहीं लगता कि ओल्ड रिजीम को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव होगा इस फाइनल बजट में या आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है न्यू रिजीम को, और ये पहला वो साल है जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स न्यू रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। तो जब सरकार को लगेगा कि अब ज़्यादातर लोग न्यू रिजीम को ही ऑप्ट करेंगे और ओल्ड अब आउटडेटेड हो चुकी है, तो धीरे धीरे उसको फेज आउट करके उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, वित्त मंत्रालय ने भी कई बार मतलब ये अंदेशा दिया ही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ख़त्म हो सकती है या किया जा सकता है ऐसा। क्योंकि आप इस पे एक्सपर्टीज़ रखती हैं, आपको क्या लगता है कि ओल्ड रिजीम ज़्यादा बेहतर है या न्यू रिजीम? क्योंकि ओल्ड रिजीम में तो रिबेट मिलने के कुछ चांस होते हैं, न्यू रिजीम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जितना
हम आम लोग, लेमैन लोग समझते हैं? देखिए, इसका एक सीधा सीधा जवाब नहीं हो सकता कि मेरे हिसाब से कौन से रिजीम बेटर है, क्योंकि ये जो रिजीम्स हैं दो, ये हर टैक्स पेयर को एक अलग टैक्सेशन के हिसाब से टैक्स उनका बना के देती है। हो सकता है आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर हो सकता है मेरे लिए न्यू रिजीम बेटर और हो सकता है किसी और के लिए कोई ओल्ड और न्यू में अंतर हो। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि ओल्ड रिजीम में आप जब टैक्स भर रहे थे तो आप फोर्सफुली कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे, जैसे, और कुछ खर्चे ऐसे थे जो आप करते हैं और आपको उनकी डिडक्शन मिल जाती थी। जैसे जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी ट्यूशन फीस का खर्चा, जिनका पीएफ कटता ही है एम्प्लॉयर से, वो डिडक्शन मिल जाती थी। कुछ सेविंग हम अपने आप कर लेते थे, नई नई नौकरी शुरू करी, टैक्स बचाने के लिए हमने ELSS में इन्वेस्ट कर दिया, इस बहाने कहीं ना कहीं हमारी कुछ सेविंग हो जाती थी। तो अब वो रुक गई न्यू रिजीम में, क्योंकि अब जो नए लोग नौकरी में आ रहे हैं उनको लगता है कि हमारा टैक्स न्यू रिजीम में जब कम ही बन रहा है तो हम वो इन्वेस्टमेंट करें क्यों, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई। तो हर केस टू केस ये डिफ़र करेगा कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू रिजीम बेटर है। और इस साल जो अब हम रिटर्न भरेंगे, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो हम जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे, इस साल में मैक्सिमम लोगों ने न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली है। तो इस साल अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू रिजीम बेटर है। पिछले साल तक ज़्यादातर लोग ओल्ड रिजीम में ही जा रहे थे। तो ये कहना कि कौन सी रिजीम बेटर है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि इस साल से ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू रिजीम बेटर है। आपने अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की कि पीयूष गोयल जब 2019 का अंतरिम बजट पेश कर रहे थे तो इसको बढ़ाया। इस बार भी अंतरिम बजट है, क्या इसे बढ़ाने की हम कोई उम्मीद रखें सरकार से? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा सेक्शन है, ऐसी डिडक्शन है जो मेरा मानना है कि डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी 40,000 पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही साथ आपका मेडिकल अलाउंस और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये हटा दिया था। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देखें तो कुछ खास नहीं दिया था सरकार ने हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन में, क्योंकि दो अलाउंसेस 19,200 और 15,000 के हटा दिए थे। तो 40,000 का कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। उसको बढ़ा के 2019 में 50,000 किया, अगेन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। 10,000 रुपये से अगर आपने बढ़ा दी तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अब लास्ट ईयर ही जो न्यू रिजीम है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, अब उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंटरिम बजट में कोई भी टैक्स छूट ज़्यादा देना शायद सही नहीं होगा, आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इंटरिम बजट में ना सही, फाइनल बजट में मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को डेफिनेटली बढ़ा के 50,000 से कम 1 लाख कर देना चाहिए। अच्छा, आपने इतने मतलब कंफ्यूजिंग रिजीम्स के बारे में भी इतने आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया। एक कन्फ्यूजन ऐसा है जो मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे, जिनको बजट का थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा है, समझने की कोशिश करते हैं, उनको होगा, वो है कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब इसको लेकर ना बोलने में मैं फंबल करी हूँ, इसको लेकर भयानक कन्फ्यूजन है। क्या इसको ईजी करने के लिए सरकार को कोई स्टेप्स उठाने चाहिए या उठा सकती है? जी सोनल, देखिए, जो कैपिटल गेन टैक्स है ये डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है। एक आम टैक्स पेयर से पूछेंगे, उनको आज भी पूछेंगे कौन सा रेट, कौन सा कितना होल्डिंग पीरियड, उनको नहीं पता। हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम शायद दिन रात यही सब करते हैं, लेकिन एक टैक्स पेयर को समझाना कि कौन से एसेट में आपका कितना टैक्स लगेगा, कब वो शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, प्रॉपर्टी में 2 साल का होल्डिंग पीरियड, इक्विटी में 1 साल का, बाकी एसेट्स में 3 साल का, उसमें भी इक्विटी में शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10%, 1 लाख का एग्जेम्पशन, बाकी प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन भी मिलेगा, कुछ चीज़ों में इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अब आप डेट की बात करें, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, उसमें भी बदलाव लेके आ गए पिछले साल। तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है पूरा कैपिटल गेन का जो स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली डिमांड रही है, सबकी डिमांड रही है कि कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा सा ईजी किया जाए, एक फिक्स्ड होल्डिंग पीरियड में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किया जाए और एक फिक्स्ड रेट लाया जाए, विद और विदाउट इंडेक्सेशन। वो तो जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
बट मुझे अगेन ये नहीं लगता कि इंटरिम बजट में इतना बड़ा बदलाव सरकार कर पाएगी। डेफिनेटली ये बदलाव की ज़रूरत है, और ये बदलाव सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स में नहीं, शायद टीडीएस में भी है, क्योंकि टीडीएस में भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सैलरी में एवरेज रेट कटता है, किसी में 1% कटता है, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%। तो बहुत सारे रेट्स जहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे टैक्स पेयर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टीडीएस और कैपिटल गेन में एक ही रेट और थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ उस सेक्शन को लाना चाहिए। और ये डेफिनेटली अगर सरकार फाइनल बजट जो भी सरकार पेश करेगी उसमें लेके आए, तो मुझे लगता है हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से अपनी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो खुद कर पाएंगे। बजट के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, थोड़ा सा समझ रही थी, तो मुझे ना वित्त मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान दिया गया उस पर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा गया कि आईटी रिटर्न फाइल करने में देरी होना या चूक होना ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। मतलब उसको उन्होंने थोड़ा सा ईज आउट किया। क्या इसको और सॉफ्ट कर सकते हैं इस बार कि ठीक है देरी हो गई, चूक हो गई तो डेट्स बढ़ा दें या फिर फाइन ना ले, कुछ इस टाइप का? और ये करना ठीक है या नहीं है, ये भी एडिशनल। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको जब तक ड्यू डेट सर पे नहीं आ जाती वो रिटर्न भरते नहीं हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से जो हमारी ड्यू डेट्स हैं वो बढ़ी नहीं है। पहले एक ट्रेंड बन गया था कि आखिरी के 1-2 दिन में ड्यू डेट बढ़ जाएगी, तो लोग रिटर्न ही नहीं भरते थे, आखिरी दिन तक नहीं भरते थे, पता था रिटर्न भरने की डेट तो बढ़ ही जानी है। जब से सरकार ने डेट बढ़ानी बंद कर दी तब से आप देखिए सब लोग अपनी रिटर्न टाइम से भर रहे हैं। उसी के साथ सरकार ने एक पेनल्टी इम्पोज कर दी 234F की, कि अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरेंगे तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे। अब उस पेनल्टी के चक्कर में लोग टाइम से रिटर्न भर रहे हैं ताकि पेनल्टी ना देनी पड़े। तो मुझे लगता है कि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स रिटर्न भरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए वो आखिरी मिनट तक उसको टालते हैं। और उसकी वजह, और जो ये इनका 234F का सेक्शन है जो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, उसके डर से मुझे लगता है वो टाइमली रिटर्न भरते हैं। कहाँ बदलाव किया जा सकता है वो मुझे इसमें तो नहीं लगता, क्योंकि अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन देंगे तो टैक्स पेयर्स डेफिनेटली जो अपनी रिटर्न टाइम से वो नहीं भरेंगे। रिलैक्सेशन कहाँ देनी चाहिए? पहले जो हमारी बिलेटेड रिटर्न का टाइम था वो 31 मार्च तक होता था, उसको पीछे कम करके 31 दिसंबर कर दिया था। 3 महीने से टाइम पीरियड कम कर दिया। अब जब आप पेनल्टी ले ही रहे हैं तो आप मार्च तक भी टाइम दे दीजिए। आपको टाइम पीरियड कम करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स पेयर पेनल्टी तो दे ही रहा है। और अगर आप देखेंगे CII की डिमांड भी है कि जिन लोगों को फॉरेन क्रेडिट लेना होता है उनके लिए बहुत इश्यू हो जाता है 31 दिसंबर तक रिटर्न भरना, तो उनके लिए डेफिनेटली 31 मार्च तक रिटर्न भरने का समय देना चाहिए। यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन ड्यू डेट को बढ़ाना या पेनल्टी को कम करना मुझे नहीं लगता सही डिसीजन होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रही थी कि अक्षय कुमार ने इतना टैक्स दिया और शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब ऐसे जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स और जो बड़े बड़े लोग हैं इनके बारे में खबर आती है। तो उसमें मैंने एडवांस टैक्स शब्द पहली बार सुना पड़ा। मतलब इसका थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स समझाइए, और ये वही लोग क्यों भरते हैं, हम क्यों नहीं भरते? मतलब हम तो जब पूरी सैलरी आ जाती है उसके बाद साल के अंत में जाके टैक्स भरते हैं ना। देखिए, एडवांस टैक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से सरकार को टाइमली अपना रेवेन्यू मिल जाता है। एडवांस टैक्स कहता है कि पे एज यू गो, जैसे जैसे आप कमाते जाएंगे वैसे वैसे आप टैक्स भरते जाएंगे। यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी रिटर्न तो मैं भरूंगी जुलाई में, लेकिन जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ सरकार ने कहा जैसे जैसे आप कमाते जा रहे हो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा टैक्स देते जाओ, बाकी जो टैक्स बचेगा वो रिटर्न भरने के टाइम आप दे देना। तो इसमें कुछ डेट्स हैं और कुछ परसेंटेज फिक्स की गई है। अगर आप उस डेट तक और उस परसेंटेज से नीचे एडवांस टैक्स जमा कराते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब बात आती है आप क्यों नहीं देते एडवांस टैक्स? ज़्यादातर सैलरीड लोग नहीं देते एडवांस टैक्स। उसका रीज़न ये है कि जो सैलरीड लोग होते हैं उनका जो TDS है वो उतना ही कटता है जितना आपका टैक्स बनता है। तो सपोज कीजिए आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए का, वो पूरा का पूरा आपका एम्प्लॉयर काट के आपके बिहाफ पे जमा करा देगा। लेकिन अगर आपको साल में कोई कैपिटल गेन हुआ है बहुत बड़ा, कोई बहुत ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट इनकम है या रेंटल इनकम है, कोई भी और सोर्स से आपकी बहुत मेजर अगर इनकम है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होगा अगर उसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पूरे साल में बनता है।
तो आप अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन को तो ये डेफिनेटली जमा कराना होता है एडवांस टैक्स, क्योंकि उनका टीडीएस अगर आप सपोज कीजिए कि 10% पे कटता है, प्रोफेशनल्स का 10% पे कटता है, बहुत बिजनेसेस का 10% पे कटता है, वो 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो बैलेंस 20% तो उनको एनीवेज जमा कराना ही है। तो जितने बिजनेस वाले हैं, जिनका अपना काम है, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको एडवांस टैक्स हर केस, ज़्यादातर केसेस में जमा कराना होता है। जो सैलरीड हैं उनका डिपेंड करेगा केस टू केस कि उनको कराना है या नहीं कराना। अच्छा, और ये एडवांस टैक्स भरने के कोई फ़ायदे होते हैं, मतलब इनको? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप अपना इंटरेस्ट बचा लेंगे, क्योंकि अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको जब रिटर्न आप एक्चुअल भरेंगे, आपको जो इंटरेस्ट की का जो अमाउंट है वो बहुत मेजर होगा। तो इसमें अलग अलग सेक्शन में इंटरेस्ट लगता है। एक 234A का होता है, जो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो लगता है, और 234B और C का एक इंटरेस्ट होता है जो आपकी लेट पेमेंट पे कटता है। तो ये अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे, अगर B और C का इंटरेस्ट भी लग गया और साथ में अगर 234A का भी लग गया, तो ये बहुत मेजर आपका इंटरेस्ट बन जाता है जो आपको साल के एंड में जमा कराना पड़ता है। अच्छा, अब चुनावी साल है और अंतरिम बजट भी आ रहा है, तो सरकार इसमें कौन से ऐसे बदलाव कर सकती है या करने चाहिए जो सरकार के लिए भी अल्टीमेटली फ़ायदेमंद ही होगा? अगर लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो, क्योंकि वो फिर वोट बैंक में रिफ्लेक्ट होता है, वो खुशी दूसरे तरह से सरकार को मतलब फ़ायदा देती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है, जिसकी उम्मीद है, या करनी चाहिए? देखिए, यही जो आपने बोला, यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा बजट नहीं लाना चाहिए जो लोगों को खुश करने के लिए हो, क्योंकि देखिए अभी सरकार बनी नहीं है। सरकार जब बनेगी तब सरकार का हक बनता है कि वो फुल बजट लेके आए और अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको खुश कर दे। तो जो इंटरिम बजट है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, जब तक सरकार नहीं बनी, ताकि जब तक इलेक्शन होके फुल्ली सरकार नहीं बन जाती किसी गवर्नमेंट की, तो हमारा जो प्रोसेस है वो सारा चलता रहे और वहाँ कहीं कमी ना आए। तो मुझे लगता है कोई भी बहुत बड़ा बदलाव सरकार को नहीं करना चाहिए, कोई मेजर टैक्स रिडक्शन नहीं करनी चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली जो टैक्स आप कम करेंगे भी, वो तो आपने अगले साल ही जो अपने टैक्स पेयर से लेना है, तो आप फुल बजट में टैक्स कम कर दीजिएगा। आपके पास जो बीच पर 2-3 महीने हैं, इसमें कोई मेजर चेंज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मुझे लगता है छोटे छोटे बदलाव जो टैक्स पेयर के लिए थोड़े से फ़ायदेमंद हो सकते हैं, कि कैसे वो और इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या कैसे उनको और जल्दी रिफ़ंड, वैसे तो अब रिफ़ंड काफ़ी जल्दी आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ केसेस हैं जो अटक जाते हैं, उनके लिए कोई मेजर चेंज, या आपका जो हेल्पलाइन है उसको थोड़ा सा बेटर कर दें, ग्रीवियंस सेल को थोड़ा सा बेटर कर दें, कोई प्रोसीजरल चेंज जो हैं वो करने चाहिए, जिससे हमारे टैक्स पेयर्स भी खुश हो जाएंगे। और फाइनल बजट के टाइम पे आप डेफिनेटली टैक्स कम करेंगे तो टैक्स पेयर्स तो और खुश होंगे। अच्छा, अब मैं एकदम पिन पॉइंटर इसमें आखिरी सवाल पूछती हूँ कि इस बजट से मतलब आपकी टॉप 3 डिमांड्स क्या होंगी कि ये 3 चीज़ें तो डेफिनेटली होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी डिमांड तो मेरी यही है कि कोई बहुत मेजर चेंज ना किया जाए। अगर चेंज किया भी जाता है तो दूसरी डिमांड है कि कोई आपके टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स पे करना, रिटर्न फाइल करना, रिफ़ंड क्लेम करना, इस सारे प्रोसेस को डेफिनेटली पहले से इजी किया गया है और इजी कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड मेरी ये होगी कि टैक्स का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हम दोनों रिजीम को लेकर बात करें, या LTCG को लेके बात करें, या हम TDS को लेके बात करें, ये थोड़ा सा इजी कर देना चाहिए। अगर कोई मेजर बदलाव सरकार इस बजट में करने ही जा रही है तो इनमें से थोड़ा थोड़ा मैं चाहूँगी कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इजी कर दिया जाए। और अगर इस इंटरिम बजट में ये नहीं होता तो डेफिनेटली ये डिमांड मेरी फाइनल बजट तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इतनी आसान भाषा में सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और बजट वाले दिन तो हम गौरी जी को वापस बुलाएंगे, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ जाइए, हम वो सवाल देखेंगे और 1 फरवरी को आपसे जिंदा के सवाल पूछ ही लेंगे। आप बाकी इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।